हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बेशक आप लोग अच्छे होंगे। मुझे तो जान ही पहचान रहे होंगे। आपके ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। जैसा कि आपको पूर्व में अवगत भी करा दिया गया है, या यूं ही जानते भी होंगे आप लोग कि आपके यहाँ विद्यालय में 2 यूनिट चलती है। एक रामबच्चन कॉलेज के नाम से और एक शांति एजुकेशन के नाम से चलता है। 2 यूनिट है बीएड की। तो जैसे रामबच्चन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी टीचिंग मैं कर रहा हूँ, और जो विषय आप जानते भी हैं कि समसामयिक भारत और शिक्षा, तो रामबच्चन कॉलेज के स्टूडेंटों को मैं पढ़ा रहा हूँ और शांति कॉलेज के स्टूडेंटों को प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। फिर भी थोड़ी सी कोर्स जो है प्रशांत सर की और मेरी आगे पीछे है। तो देखता हूँ तो मेरी कोर्स थोड़ी सी आगे है, प्रशांत सर की थोड़ी सी पीछे है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोऑपरेशन करके हम लोग, तो ये वीडियो जो है ये दोनों यूनिट के स्टूडेंटों के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि आगे की तरफ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये 14वां लेसन है। पूर्व की जो कक्षाएं रही हैं, तो पूर्व की कक्षाओं में मैंने चर्चा भी किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन 1964-66 के विषय में मैंने चर्चा किया था, और वो लेसन 13वां रहा था। 13वां लेसन के संबंध में वो लास्ट चैप्टर था जिसके संबंध में मैंने लेक्चर दिया था। और आज की जो ऑनलाइन क्लास है, या पहली क्लास यूँ कहें कि वह जिस विषय पे आधारित है वह आपका लेसन 14वां है। लेसन 14वां है जिसका नाम है शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया। ये पाठ जो है ये 14वां पाठ है आपका, और जिसका पाठ का नाम है शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया, है ना। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ही है बनाई गई वीडियो है। तो शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया, अब यूँ देखेंगे कि शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है ना। अब यूँ कहें कि शिक्षा में राजनीति की प्रक्रिया और राजनीति में शिक्षा की प्रक्रिया। यूँ कहें कि ये जो शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया थी, इसका प्रादुर्भाव या उद्भव कब से माना जाता है। ठीक है ना। आपसी जो संबंध है शिक्षा का राजनीतिक प्रक्रिया से, तो अगर देखें तो इतिहास को देखेंगे तो इस तरह से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का जो गहरा संबंध रहा है यह अरस्तु और प्लेटो के समय से ही माना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि राजनीति विज्ञान का सबसे अधिक प्रादुर्भाव अरस्तु और प्लेटो के समय में ही माना जाता है। यूँ कहें कि अरस्तु और प्लेटो के समय में राजनीति और शिक्षा का गहरा संबंध रहा है। साथ ही साथ यह शताब्दियों से भी यह माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की चेरी होती है ना। ये कह रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है ये राजनीतिक व्यवस्था की चेरी होती है। चेरी मीन्स क्या होता है? चेरी मीन्स एक तरह से वो फल के समान होता है चेरी। ठीक है ना। तो इस तरह से बनाई गई हैं। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हैं, मुख्य रूप से शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए भी स्थापित की गई हैं। और यूँ कहें कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उसकी नीतियां हैं, उसके पाठ्यक्रम हैं, ये उसके क्षेत्र हैं, इनका निर्धारण जो है यह राजनीतिक संस्थाएं करते हैं। यानी कि यूँ कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया और राजनीति की प्रक्रिया, यह दोनों एक दूसरे के समन्वय है ना। एक सिक्के के 2 पहलू, यानी शिक्षा की प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया के बिना अधूरी है और राजनीतिक प्रक्रिया शिक्षा प्रक्रिया के बिना अधूरी है। तो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, यह राजनीतिक संस्थाएं मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हों या शिक्षा के उद्देश्य हों, यूँ क्या है शिक्षा की नीतियाँ हों या पाठ्यक्रम हो, इसका निर्धारण जो है ये अच्छी तरह से करती हैं।
और मुख्य रूप से निर्धारित करके और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं तो राजनीतिक संस्थाओं से कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर है, ठीक है ना। इस तरह की बातें रही हैं। कुछ जैसे अधिकतर जो पश्चिमी पूर्वी देश रहे हैं उनमें भी इस तरह के जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि जो विश्व में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी, तो विश्व में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी कहीं न कहीं शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का अहम इसका रोल होगा। इस तरह से बातें कही गई थी। तो शिक्षा प्रक्रिया में राजनीतिक व्यवस्था का जो हस्तक्षेप है और राजनीतिक व्यवस्था में शिक्षा प्रक्रिया का जो हस्तक्षेप है, यह मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। एक प्रजातांत्रिक देश के लिए शिक्षा व्यवस्था में राजनीति का होना और राजनीति व्यवस्था में शिक्षा को दोयम दर्जे का समझना, यह क्या है, यह किसी प्रजातांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि प्रजातंत्र में शिक्षा को आगे ले जाना है तो राजनीतिक संस्थाओं, यूँ कहें कि कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाएं जो शिक्षा की गरिमा को कम करती हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। और क्या है कि कभी कभी इस तरह की बातें आती हैं। राजनीति की जो प्रक्रिया है, मुख्य रूप से जिस संस्था का निर्माण राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत कराए गए हैं, जैसे आप देखते होंगे मानव संसाधन मंत्रालय है ना, तो वो भी राजनीति से ही प्रेरित कहीं न कहीं संस्था इस तरह की बनाई गई है। और जो आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हैं, राष्ट्रीय जो शैक्षिक अनुसंधान परिषद तो बनाए गए हैं, है ना। और इस तरह से जैसे NCERT है, NCET है, ठीक है ना। तो शिक्षा प्रक्रिया में इस तरह से जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित कर दी गई हैं, वह कहीं न कहीं शिक्षा के व्यवस्थाएं जो हैं वह सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तो स्थापित की गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होता है। इस तरह की बातें कही गई हैं। राजनीतिक जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं उसका संबंध भी कहीं न कहीं जो राजनीति शास्त्र है और जो समाज शास्त्र है उससे भी लिया गया है। यानी यूँ कहें कि शिक्षा की राजनीति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाक्रम हैं, पक्ष हैं, व्यवस्थाएं हैं या परिवर्तन हैं, अंतर हैं, है ना, तो ये कहीं न कहीं आपको इस तरह से दिखाई देता है। और क्या कहें कि यूँ कहें कि जैसे राजनीतिक विज्ञान तथा समाज शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों या संप्रत्ययों एवं सिद्धांतों की सहायता भी ली जाती है ना। यानी कि शिक्षा व्यवस्था में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की कहीं न कहीं एक तरह से सहायता ली जाती है। और ऐसे प्रमुख संप्रत्ययों में राजनीतिक समीकरण भी स्थापित किए जाते हैं। साथ ही साथ जो पृथकत्व है वो भी दृष्टिगोचर होते हैं। नियमहीनता भी आपको दृष्टिगोचर होती है। प्रभावी समूह भी दिखाई देते हैं। संघर्ष भी दिखाई देते हैं, है ना। स्वतंत्रता भी दिखाई देती है, समानता भी दिखाई देती है, त्याग भी दिखाई देते हैं। इस तरह की जो बातें हैं यह मुख्य रूप से राजनीतिक समीकरण स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। तो यूँ कहें कि शिक्षा की राजनीति से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं या पक्ष हैं या परिवर्तन हैं, यह मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के आपसी संबंध के कारण ही दिखाई देते हैं। तो अब यदि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में एक तरह से उनमें एकता स्थापित करनी हो या इन दोनों में समन्वय स्थापित करना हो तो क्या होगा, राजनीतिक समीकरण का उद्भव होगा। और क्या होगा, पृथकत्व दिखाई देगा, नियमहीनता दिखाई देगी, प्रभावी समूह का गठन होगा, संघर्ष होगा, त्याग होगा, है ना, और स्वतंत्रता होगी, समानता होगी। इस तरह के विषय जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो इसी तरह से जो राजनीतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र है, इसमें मुख्य रूप से सहायता ली गई है दोनों की। यानी कि शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों की सहायता ली गई है।
ऐसे प्रमुख संप्रदायों में राजनीतिक समीकरण भी बताए, अभी पृथकत्व बताए, नियमहीनता, प्रभावी समूह, संघर्ष शक्ति है, केंद्रीकरण है, नौकरशाही है, वर्ग है, त्याग है, परानुभव है ना, स्वतंत्रता है, समानता है, आदि को सम्मिलित किया गया है। इसी तरह से तो शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया में यूँ देखेंगे कि जो मुख्य रूप से शिक्षा की राजनीति से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो घटनाएं परिघटनाएं हैं, और यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय हैं, उन संप्रत्ययों में सबसे पहला है राजनीतिक समीकरण। तो राजनीतिक समीकरण का मतलब यह होता है कि राजनीतिक समीकरण के द्वारा व्यक्तियों को उसके समाज की राजनीतिक संस्थाओं की विशेषताएं, उसकी विचारधाराएं, आवश्यकताएं, आकांक्षाओं आदि से परिचय कराना रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक समाजीकरण है, तो राजनीतिक समाजीकरण में क्या कह रहा है कि जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति को जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसके विशेषताओं के बारे में बताना, उसकी विचारधाराओं से अवगत कराना, या आवश्यकताएं उसकी क्या हैं, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, इस विषय का परिचय भी कराना होता है। और क्या क्या है, कह रहा है कि जैसे इसी के द्वारा यानी राजनीतिक समीकरण के द्वारा ही व्यवहार में उचित, व्यक्ति के व्यवहार में उचित परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं, है ना। और क्या क्या लाए जा सकते हैं, जैसे एक प्रबुद्ध नागरिक का निर्माण भी हो सकता है ना। बालकों को न केवल अपने समाज तथा अन्य संबंधी महत्वपूर्ण समाजों, देशों या यूँ कहें राज्यों की राजनीतिक विशेषताओं की औपचारिक शिक्षा भी मिलती है। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण में व्यक्ति के सामूहिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बता रहा है, विशेषताएं उसकी बता रहा है, उसकी विचारधाराएं बता रहा है। इससे जो है व्यक्ति को परिचित कराया जाना चाहिए। बालक में समाजीकरण की इस तरह से विकास करने के लिए समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, समाज में उनकी जो महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं समाजीकरण की, उनमें कैसे विकसित किए जा सकते हैं, समूह में रह कर के उनके कार्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं, ये राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही विकसित किए जा सकते हैं। तो उनमें भी एक ऐसे प्रबुद्ध नागरिक के गुण समावेश हो जाते हैं जिससे एक आदर्शवादी नागरिक का निर्माण हो सकता है। तो राजनीतिक समीकरण जो दिया गया है वो राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का अहम रोल है। तो इस तरह से देखते हैं तो बराबर ये इसी के घटना परिघटना में इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसमें भी जो बताए आपको कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का जो आपसी संबंध है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का जो आपसी संबंध है वह शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो उसमें अभी मैंने पहला बताया राजनीतिक समाजीकरण है, दूसरा जो है पृथकत्व है। तो पृथकत्व को अगले क्लास में इसको शामिल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने पे अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये बात तो आपको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी, आप एक तरह से सैद्धांतिक रूप से आपकी पढ़ाई हो रही है ना, न कि एक कंपटीशन लेवल के आधार पर पढ़ाई हो रही है। क्लास को 10 से 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि ये तो 10-15 मिनट की वीडियो से तो सारे कोर्स को टच नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा चलेगा और वीडियो लंबी जाएगी तो अपलोड नहीं होगी, ठीक है ना। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी इस तरह से मैं देता रहूँगा। हाँ, जैसे अगली वीडियो आपको बखूबी आसानी से मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप जो है चैनल को देखेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और बाकी अगर कोई कंप्लेन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, ठीक है ना। अब थोड़े से अंतर जो है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में ज़रूर दिखेगा आपको, थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन आप इस तरह से मैनेज करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। कोई इशू नहीं वैसे बनना चाहिए आपका।
तो इस तरह से जो बातें हैं इसी 14वां लेसन के अंतर्गत शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद की, ये तो एक तरह से भूमिका थी। अब इसके बाद जो क्लास होगा वो अगले क्लास में ही देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।